गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जैसे मैंने वीडियो यूट्यूब पर देखे हैं, रतन गिरिराज जी का है, उनका मैंने देखा है। तो उन्होंने कुछ कमियां थी, भाई प्रश्न उत्तर भी नहीं कराए, थोड़ा सा वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उन्होंने एक्सप्लेनेशन अच्छा किया था यूट्यूब पर, वो मुझे उनसे प्रेरणा मिली। थोड़ा सा मैं इसमें लिख कर रहा हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले अपन लेसन स्टार्ट करने से पहले ए रूम 10/8 दूसरा लेसन है रेनबो का। केस डुगल ने लिखा था, करतार सिंह डुगल। इनका मैं परिचय कराना चाहता हूँ। सबसे पहले केस डुगल इज़ रिनोन्ड इंडियन राइटर। ये प्रसिद्ध इंडियन राइटर है जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों में लिखते हैं। इज वर्सेटाइल, प्रतिभा संपन्न है और सृजनात्मक है। इज एज एन ऑथर इज आउटपुट इमेंस, यानी उनका लेखक का कार्य बहुत ही विस्तृत है और महत्वपूर्ण है। उन्होंने पेन एंड लिखी है 500 स्टोरीज, 10 नॉवेल्स उपन्यास, 50 शॉर्ट प्लेस छोटे नाटक और 7 प्लेस और 7 नाटक और लिखे। इसके अलावा सेवरल वर्क्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी बहुत सारा आलोचनात्मक उन्होंने लेख भी लिखे हैं। और 2 वॉल्यूम वर्स, जो पद होता है उसके 2 वॉल्यूम भी उन्होंने लिखे हैं। और खुद की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। और उन्होंने बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड भी मिल चुका है, अनेक प्रतिष्ठित अवार्ड भी मिल चुका है और ये पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। ये लेखक का परिचय आपको हो गया। अब चलते हैं जो मेन थीम है इसकी मेन थीम पर अपन फोकस करते हैं। जो पार्ट की मेन थीम है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हर क्वेश्चन आंसर में आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, क्योंकि ये अगर ये मेन थीम, अगर हर पार्ट की मेन थीम होती है उसी पर सारा फोकस होता है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। आप अगर इसको समझ लेते हो तो बड़े हो छोटे क्वेश्चन नंबर में अप्लाई कर लेते हो तो आपको नंबर श्योर मिलते ही है, चाहे परसेंट कोई सा भी हो। तो दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप। सबसे बड़ी बात है जनरेशन गैप, जो वर्तमान में आज वर्तमान पीढ़ी के है जनरेशन गैप, लोगों में जो पीढ़ी अंतराल हो रहा है, एक दूसरे से दूरी बन रही है, वो इस लेसन पर आधारित है। विच इज इमर्जिंग ए सीरियस थ्रेट टू आवर सोशल फैब्रिक, जो सामाजिक संरचना है उस पर एक बहुत ही खतरनाक चुनौती है, बहुत ही गंभीर चुनौती है जो उभर रही है। जनरेशन गैप हो रहा है वर्तमान में। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ कॉम्प्लीमेंसी, यानी आत्मसंतुष्टि, ये प्रकाश डालती है किस पर? आत्मसंतुष्टि पर। पॉजिटिवनेस यानी स्वभाव पर आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। लेक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की कमी है वर्तमान में। और म्यूचुअल लव, पारस्परिक स्नेह, वो भी कमी है। एंड केयर, एक दूसरे की परवाह करना। कैन वाइडन दिस गैप, इस जनरेशन को बढ़ा रही है। क्या क्या? एक तो आत्मसंतुष्टि और स्वभाव, और एक दूसरे की समझ की भावना की कमी, और एक परस्पर जो प्रेम है उसकी भी कमी, और केयर। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्तमान में जनरेशन गैप को बढ़ा रही है। आज सब वर्तमान में भी देख रहे हैं कि पिता पुत्र की अवहेलना कर रहा है, पुत्र पिता की अवहेलना कर रहा है, या अपने जो बुजुर्ग है दादा दादी उनकी भी अवहेलना कर रहे हैं। तो ये सबसे गंभीर समस्या है। आगे क्या बोलते हैं? द राइटर वॉइस इज ग्रेवी कंसर्न्स ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ इल ट्रीटिंग ऑन पेरेंट्स। आजकल क्या है कि इस पर लेखक थोड़ा गंभीर है, इस मुद्दे को उठा रहा है कि जो अपनी इल ट्रीटिंग यानी बुरा व्यवहार कर रहे हैं अपने माता पिता से, ग्रैंड पेरेंट्स से, जो नाना नानी है, बाई मॉडर्न पैशनल सोसाइटी। आज वर्तमान में जो आधुनिक पैशन परस्त समाज है उसमें जो आजकल युवा नवयुवक है अपने माता पिता या अपने नाना नानी का या दादा दादी का मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रकार ये इट इज़ ए थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी रिटन इन सैटारिक वे, और ये एक सोच विकसित करने वाली स्टोरी है, एकदम सैटारिकल यानी व्यंग्यात्मक तरीके से लिखी हुई है। तो किस प्रकार इस लेक्शन से हम समझेंगे, जैसा जिस स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है, आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी वी रीप्स ओनली व्हाट हेड्स ऑन, हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। तो हमें स्टोरी के माध्यम से समझाया है कि हमें पेरेंट्स के साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी भी हमारे भी बच्चे वैसा व्यवहार करें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना फ्यूचर सही करना चाहते हो तो वर्तमान में अपने व्यवहार अपने बुजुर्गों के साथ सही करना पड़ेगा। इस स्टोरी का मुख्य थीम है। तो थोड़े से ग्लोसरी देख लेते हैं इसकी। शब्दकोश में है ड्राफ्ट यानी रूपरेखा, किसी प्लान बनाना, आउटलाइन प्लान,
किसी भी चीज़ का लेटर बुक हो, ड्राफ्ट बोलते हैं उसको, योजना बनाना, किसी भी चीज़ की ड्राफ्ट प्लान प्रारूप बनाना। फिर रजिस्टरिंग, ध्यान देना, किसी भी अपनी जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है उसको, उस पर ध्यान देना। इंगेज यानी व्यस्त। हायर समवन इज सर्विस, किसी को मतलब नियुक्त करना, इंगेज मतलब नियुक्त करना। हायर समवन इज सर्विस, किसी को व्यक्ति को नियुक्त करना, इंगेज करना। एडजेंसेंट यानी पास ही, बगल में, यानी आपके पास में, सिचुएटेड नियर और नेक्स्ट टू ईच अदर, आपके बगल में, घर के पास में, तो एडजेंसेंट बोलते हैं। इनफीरियर यानी अशक्त, फिजिकली वीक यानी बहुत ही कमज़ोर, ओल्ड एज में बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। कमोडियस बड़ा, वेरी लार्ज। स्पेसियस या रूमी यानी बहुत बड़ा, इसको बोल सकते हैं। अब चलते हैं आपको मेन पार्ट में। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको करेक्टर बता देता हूँ, मेन करेक्टर क्या है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। तो इसमें मैं मुख्य रूप से मिसेज मलिक है, मिसेज मलिक मेन करेक्टर मिसेज मलिक है, ठीक है। और उसके हस्बैंड है मिस्टर मलिक, ठीक है। नाम नहीं दे रखा आपको, इस पर नाम से नहीं, मिसेज मलिक और मिस्टर मलिक। तो मिसेज मलिक सबसे मेन करेक्टर है। इनकी फैमिली में इनके 2 बेटे हैं, एक लड़की, एक सन, एक डॉटर है, ठीक है। डॉटर की शादी हो जाती है, सन की भी शादी हो जाती है, डॉटर इल्ला, ठीक है, डॉटर इल्ला, ठीक है। दोनों स्टोरी में मिस्टर मलिक और डॉटर इल्ला है इसमें। जैसा इनके मिस्टर मलिक की सास भी है, मदर इल्ला। तो सबसे स्टार्टिंग किस प्रकार मिसेज मलिक अपनी सास के साथ किस तरह का बिहेव करती है, वही जिस तरह का बिहेव करती है वही उसको फ्यूचर में डॉटर इल्ला द्वारा दिखाई दे, मतलब उसको सामना करती है उसी चीज़ का। किस प्रकार वो मिस्टर मलिक जो सपने देखती है वही उनकी बेटी उनके सपने देखती है। तो इस तरह हम देखते हैं मिसेस मलिक का व्यवहार अपनी माँ के साथ, अपनी सास के साथ किस तरह का व्यवहार करती है, वही डॉटर इल्ला मिसेस मलिक के साथ व्यवहार करती है। तो मिसेस मलिक सबसे मेन है। फिर ये स्टोरी आपको वाकई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको मज़ा आएगा किस प्रकार मिसेज मलिक को कैसा महसूस होता है लास्ट मंथ में, जो अपने वो युवा अवस्था में जैसा सोचती थी आज उनके साथ बुढ़ापे में वैसा ही व्यवहार हो रहा है, ठीक है। तो इस स्टोरी के बारे में अपन अध्ययन करते हैं, ठीक है। और मैं साथ में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जाऊँगा रीड चैप्टर के साथ जो भी आपके आएंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं स्टार्टिंग में। सबसे पहले स्टार्टिंग में स्टार्टिंग होती है, ये स्टार्टिंग होती है जब मिसेज मलिक और जो आर्किटेक्ट है उनके बीच वार्तालाप जो होता रहता है, ठीक है। वो एक हाउस कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो उनके बीच में ये सबसे पहले है। आपका पहला ही प्रश्न है, हु वर इंगेज इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ न्यू हाउस, नए मकान के प्रारूप की चर्चा में कौन कौन शामिल है। तो आपको पहले प्रश्न में मिल जाएगा कि कौन कौन इसमें शामिल है। एक तो मिसेज मलिक है, मिस्टर मलिक और एक आर्किटेक्ट है, 3 जने इसमें ड्राफ्ट प्लान में शामिल है डिस्कशन में। तो आपके पहले प्रश्न ही पहले पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। दिस रूम माइट बी 10 by 8 सेड मिसेज मलिक पॉइंटिंग टू स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान लेइंग ऑन द टेबल बिफोर देम। ये रूम 10 by 8 हो सकता है। मिसेज मलिक उस स्क्वायर पर जो ड्राफ्ट प्लान है जो वहाँ टेबल पर रखा होता है उस पर इशारा करती हुई वहाँ पर समझाती है, आर्किटेक्ट को इशारा करती है कि ये रूम इतना हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न भी होता है, व्हाट डिड मिस्टर मलिक सीम्स टू स्टेट अपॉन, श्रीमती मलिक किस पर जोर देती हुई प्रतीत हो रही है। तो मिस्टर मलिक इस बात पर जोर देती हुई प्रतीत हो रही है। तो सीम टू स्टेट अपॉन द साइज ऑफ द रूम, जो रूम का साइज है वो किस प्रकार का होना चाहिए। और उसने सजेस्ट किया आर्किटेक्ट को कितना, द रूम माइट बी 10 by 8, कि रूम 10 by 8 का भी होना चाहिए। तो आपके 2 प्रश्न पहले, दूसरे प्रश्न इसमें मिल गए। इट वॉज द थर्ड टाइम दिस ईयर मेड सजेशन, उसने 30 बार इस बात पर सुझाव दिया, मतलब इस चीज़ को बार बार उससे जोर डाला। तो ये आपका दूसरा प्रश्न इसमें क्लियर हो गया। इट डिड नॉट रजिस्टर ऑन आइदर हस्बैंड द आर्किटेक्ट इंगेज टू डिजाइन द हाउस। इस प्रकार श्रीमती ने तो हस्बैंड पर ध्यान दिया न आर्किटेक्ट पर, वह अपने हाउस के डिजाइन पर पूरी तरह व्यस्त थी, ठीक है। अगला पैराग्राफ है, मिसेज मलिक वर गोइंग टू ए हाउस ऑन देयर हाउस इन दिल्ली। अब मिसेज चाहती थी कि मेरा दिल्ली में एक मकान हो, खुद का मकान वो करने जा रही थी।
तो चाह रही थी कि मकान हो। दे हैड परचेज प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन समथिंग हो। उसने कुछ समय पहले ही जो फैशनेबल कॉलोनी थी वहाँ पर एक प्लॉट खरीदा। नाउ देट वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली। वापस वो दो दिल्ली जो पोस्टेड हुए तो दे थॉट दे माइट एज वेल एज हैव द हाउस बिल्ड। तो उन्होंने सोचा क्यों न कि अपना एक मकान बिल्ड यानी निर्माण किया जाए, हो सकता है। तो इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स मिस्टर मलिक आल्सो डिसाइडेड दैट द आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज हाउस शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली इवन इफ हस्बैंड वाज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन। तो उसने मन ही मन क्या डिसाइड किया कि जब घर का कंप्लीट का हाउस हो जाएगा तो अपने दिल्ली पर ही वह रुकेगी, चाहे सो उसके इवन यानी चाहे सो उसका हस्बैंड का ट्रांसफ़र कहीं पर भी हो जाए, लेकिन वह दिल्ली ही रहेगी अगर घर का काम कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है। फिर है शिवाजी सिक ऑफ पोस्टिंग। वह क्या आगे परेशान हो गई थी पोस्टिंग के चक्कर में। ठीक है। तो ये आपके किस प्रकार वो पोस्टिंग से परेशान हो गई थी। ठीक है। फिर इट वाज नॉट डिजायरेबल एवरी, ये यहाँ तक आ गया था। एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू न्यू प्लेस। प्रत्येक साल एक नई जगह उनका ट्रांसफ़र हो जाता तो नई जगह उनको जाना पड़ता था। नाउ देयर चिल्ड्रन वर ग्रू। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे। इट वाज नॉट डिजायर टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। अब उनको नए स्कूल से वह नहीं चाहते थे कि स्कूल से स्कूल उनको ट्रांसफ़र हो, उनको नया दाखिला मिले, स्कूल से स्कूल उनका चेंज हो। मिस्टर मलिक सेड, ने कहा कि इफ़ इज मस्ट यदि वह मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, यदि अगर वैसा होता है तो मिस्टर मलिक को जाना पड़ेगा अकेले। सी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन। वह स्थायी रूप से दिल्ली में अपने बच्चों के साथ सेटल होना चाहती है। सी वुड हैव हर मदर इन लॉ कंपनी, और उनकी माता उनकी सास उनके साथ ही रहेगी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन। मिस्टर मलिक को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं थी। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसमें कोई पर्सन बन रहा है, कोई भी इसमें पर्सन नहीं बन रहा। तो आप आगे 8 और 9 एक पर्सन है, एक नोवा है, क्वेश्चन है हु सजेस्ट द रूम साइज 10/8 एंड टू हुम। कमरे का आकार 10 बाई किसने और किसको दर्शाया। तो आपको बताया मिस्टर मलिक ने सजेस्ट किया था आर्किटेक्ट को कि रूम 10/8 होना चाहिए और ये स्टोर रूम के लिए होना चाहिए, अपनी जो ये स्टोर रूम में यूज किया जा सकता है। तो आर्किटेक्ट को उसने सुझाया था मिस्टर मलिक ने। ये आपकी नोवा क्वेश्चन है। फिर हम आगे चलते हैं। दिस रूम माइट बी 10/8 मिस्टर मलिक। मिसेज मलिक ने इस क्या रिपीट कर रही थी कि इस पर बात पर जोड़ रही थी 10/8 होना चाहिए। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू टेलीफोन कॉल इन एडजेंस रूम, और उसके जो हस्बैंड थे वो सुन रहे थे, टेलीफोन कॉल पर व्यस्त थे, पास के रूम पर ही उनकी बातें सुन रहे थे। बट दिस इज ए स्टोर द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिस्टर मलिक। मिस्टर मलिक ने भी आर्किटेक्ट ने मिस्टर मलिक से व्याख्या की कि ये लेकिन ये स्टोर हो सकता है। उन्होंने थोड़ा असमझ में आश्चर्यचकित से कहा कि ये स्टोर हो सकता है। यस, अब क्या बोल रही है मिसेज, यस बट हो सकता है, बट आई थॉट इट कुड माई मदर इन लॉ रूम। हाँ, मैंने सोचा कि मेरी सास का ही रूम हो सकता है। एंड आफ्टर इट माइट बी यूज ए स्टोर रूम, और उसके जाने के बाद में उसको मैं स्टोर रूम में बदल दूँगी। तो इसके बाद में ये आपके पर्सन आ सकता है कि इसमें से एक पर्सन बन रहा है कि व्हाट वर मिस्टर मलिक व्यू रिगार्डिंग स्टोर रूम। स्टोर का से संबंध में श्रीमान मलिक के क्या विचार थे। तो उसने कहा कि ही थॉट दैट द रूम 10/8 कुड बी ऑफ मदर, कि उन्होंने भी सोचा कि मिस्टर मलिक ने भी कि ये माँ के लिए हो सकता है। तो ये आगे पर्सन में आएगा, तीसरा क्वेश्चन इसी में आएगा, थोड़ा सा इसमें। ठीक है। फिर आगे है द आर्किटेक्ट डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड। तो इस आर्किटेक्ट ने मतलब जो वास्तुशिल्प ने इसकी बात को नहीं समझा कि मिस्टर मलिक ने ऐसा क्यों बोला कि ये हो सकता है सांस का रूम, फिर इसको स्टोर रूम में बदला जा सकता है। तो उसको समझ नहीं पाया। ही लुक्ड पजल बाई मिस्टर मलिक ऑब्जर्वेशन। इस बात को एकदम थोड़ा पजल हो गया, यानी कंफ्यूज हो गया इस बात से वो कि ये स्टोर रूम के बाद में यानी माँ के सांस के रूम के बाद में स्टोर रूम में बदला जा सकता है, ये उसने यह तर्क दिया। तो अभी ये
वापस बोल रही है मिसेज मलिक, आई मीन माई मदर इन लॉ कुड यूज़ द रूम फॉर द प्रेजेंट, कि मेरी माँ सास जो है इस रूम को वर्तमान समय में यूज़ कर सकती है। एज यू नो सी इज़ ओल्ड इन फिल्म, अब वो आप जानते हो कि वो असक्त कमज़ोर है। सी इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर, और उसको ज़्यादा देर तक वो नहीं रहेगी। एंड आफ्टर इट कुड बी कन्वर्टेड इन रूम, और बाद में वह स्टोर रूम में बदल दी जाएगी। मिस्टर मलिक एक्सप्लेन हॉल्टिंगली, हॉल्टिंगली धीरे धीरे रुकते हुए इस बात को उसने जवाब दिया। ठीक है, तो ये इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका मेन थीम ही यही है। तो किस प्रकार नेगेटिव विचार रखती है मिसेज मलिक अपनी सास के प्रति, जो मदर इन लॉ के प्रति किस प्रकार का विचार रखती है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से पहले एक और भी प्रश्न आ चुका था, वाई डिड मिसेज मलिक, चौथा प्रश्न, डिसाइड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली, मैंने छोड़ दिया था। मिसेज मलिक ने दिल्ली रहने के लिए परमानेंट स्थायी रूप से दिल्ली रहने का निश्चय क्यों किया? इसलिए किया बिकॉज हर चाइल्ड पर ग्राउंड ऑफ, उसके बच्चे बड़े हो गए थे। इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और वो नहीं चाहते कि उनका स्कूल से स्कूल बदलता रहे, तो वो नहीं चाहती थी। तो ये एक पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एटीट्यूड मिस्टर मलिक टुवर्ड्स हर मदर इन लॉ, अपनी सास के प्रति श्रीमती मलिक का क्या बर्ताव था? तो मिस्टर मलिक लैक्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फॉर ए मदर इन लॉ, यानी अपनी जो मिस्टर मलिक का जो प्रारंभिक अंडरस्टैंडिंग है और म्यूचुअल लव है सास के प्रति कम था। सो वो चाहती थी वो छोटे रूम में ही रहे। यहाँ पर भी आपको इसका पर्सन मिल ही गया, जो आपके पैराग्राफ में इसमें मिल गया। सो इट इज़ द इम्पोर्टेंट, ये यहाँ पर ये पैराग्राफ है। फिर अगला को चलते हैं अगले पैराग्राफ में। मिस्टर मलिक ज्वाइन, मतलब मिस्टर मलिक ने भी इसमें सहमति दे दी, ठीक है, चलो ठीक है। इट सीम्स वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, फ़ोन पर उन्होंने बात करते करते इस बात पर उन्होंने सजेशन दे दिया। ही टू वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टोर शुड बी ए लिटिल बिगर, लेकिन उनका एक सुझाव भी था इसमें, क्या है कि थोड़ा स्टोर रूम क्या होता है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर द कॉमोडियस स्टोर रूम सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक मोर फ्रीली, इससे थोड़ा बड़ा रहेगा तो स्टोर रूम, तो हम सामान के ट्रंक यानी संदूक आराम से एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं। देन इज़ आल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइट, और रूम को थोड़ा साफ सुथरा करने में भी थोड़ा सुविधाजनक रहेगा। तो ये आपके प्रश्न है, ये आपके है क्या कि क्या मलिक ने क्या सजेस्ट किया था इनको, रूम के बारे में क्या सजेस्ट किया था, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न था, व्हाट वर मिस्टर मलिक व्यू रिगार्डिंग ए स्टोर रूम, स्टोर कक्ष के संबंध में श्रीमान मलिक के क्या विचार थे। ही थॉट दे द रूम 10/8 कुड बी ऑफ फॉर मदर, कि उनके लिए माँ के लिए हो सकता है, तो इन्होंने एक सहमति भी दे दी थी, और थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए। इट शुड बी लिटिल बिगर सो दैट थिंग्स मे बी मूव्ड इजली, ताकि हम एक चीज़ संदूक भी या एक कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये आपका तीसरा प्रश्न, यहाँ से तीसरे प्रश्न का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। फिर अगले चलते हैं। इट वॉज डिसाइडेड द रूम एडजेस्टेड टू द किचन शुड बी 10/8, और ये भी सबकी सहमति से निश्चित किया गया कि किचन का जो साइज है वो 10/8 होना चाहिए, जो 5 का बगल वाला है, ठीक है। जो रूम है, जो किचन के पास का रूम है, वो इतना होना चाहिए। सबकी सहमति से निश्चित हो गया जो किचन के पास वाला रूम है, जिसको स्टोर रूम के बाद में किचन में अभी रूम को बाद में स्टोर रूम में बदल दिया जाएगा। तो 10/8 पूरी सबकी सहमति से कंफर्म हो गया। द कोर्टयार्ड वुड बी लिटिल नेरोर बट दे डिड नॉट मैटर मच, लेकिन इससे क्या होगा, कोर्टयार्ड का जो आंगन है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में इसको छोड़ दिया गया। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर एंड द प्लान वाज सबमिटेड फॉर अप्रूवल द कोऑपरेशन, तो सबकी सहमति से ये प्लान अप्रूवल यानी अनुमोदन के लिए निगम को भेजा गया, कोऑपरेशन यानी निगम को भेजा गया। मिस्टर मलिक टुक एन एंटायरली इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन, और इसमें मिसेज मलिक ने अथक प्रयास से इसमें बहुत ही रुचि ली इस कंस्ट्रक्शन के निर्माण के लिए, ठीक है। शी वुड बी सीन स्टडिंग एट द साइड विद अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे, इस कंस्ट्रक्शन में उन्होंने रुचि ली और वह सारे दिन उस दृश्य स्थल पर खड़ी रहती थी अपना छाता लिए
पूरे दिन इस पर खड़ी रहती थी। तो इसमें से आपके प्रश्न है क्या इसमें, जैसे आप देख सकते हो। तो एक पर्सन मैंने छोड़ दिया था, वाई वॉज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स। 10वां क्वेश्चन था, शिल्पकार अचंभित क्यों हुआ। तो ये पहले चला गया था उसने, तो इसलिए अचंभित हुआ था कि जैसे मिस्टर मलिक ने बताया था कि स्टोर रूम 10/8 होना चाहिए मदर माँ के लिए अभी वर्तमान में, और बाद में वो स्टोर रूम में बदल जा सकता है। तो इस मान में आर्किटेक्ट थोड़ा सा अचंभित हो गया था, ये पहले मैंने बता दिया था, 10वां क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर इसमें एक बड़ा क्वेश्चन भी आपके बन रहा है, जैसे क्या मिस्टर मलिक की अपने मकान के निर्माण में रुचि थी। तो इसमें ये पैराग्राफ के सारा हो सकता है आपका पूरा। अब देखते हैं, सी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट विद अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे। वो पूरे दिन अम्ब्रेला अपना छाता लिए खड़ी रहती थी। सी सुपरवाइज एवरी डिटेल, प्रत्येक बात का निरीक्षण करती थी। एट टाइम सी वुड गिव ए हैंड टू द मेंशन कारीगर एंड अंदर, कभी कभार वह मेंशन जो कारीगर था उसकी भी मदद करती थी। सी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, वो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती थी। लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, और सबसे लास्ट में जाती थी सब चले जाने के बाद में। शी इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और वह इस बात पर सुनिश्चित करती थी कि वेस्टेज मटेरियल का वेस्ट तो नहीं हो रहा और कोई खाली तो नहीं, लेबर खाली तो नहीं बैठ रहे। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, और लंबे से जब तक हाउस का निर्माण नहीं हो जाता, मिस्टर मलिक इंस्टीड देयर सी वुड हैव ए न्यू फर्नीचर मेड फॉर हाउस। जब तक निर्माण चलता रहा तो उसने सुनिश्चित किया कि नए फर्नीचर नए मकान के लिए होने चाहिए। तो सी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस नॉट ए पीस ऑफ, उसने पुराने फर्नीचर की कोई अनुमति नहीं दी, यहाँ तक एक टुकड़ा भी उसने सुनिश्चित किया। तो इस तरह हम देख सकते हैं मिस्टर मलिक का किस प्रकार अपने मकान के प्रति इतनी रुचि हो गई थी। इस पैराग्राफ में आपको पता लग रहा है उनका एक लगाव हो गया था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। There were still the midst of plan of it when they learned that the house had been acquired by the government. फिर इसी बीच में दौरान जैसे प्लान चल रहा था इसी बीच में उनको ज्ञात हुआ कि ये हाउस गवर्नमेंट के द्वारा जब्त कर लिया गया है। मिसेस मलिक बहुत क्रोधित हुई, बट द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन दे द रेंट असेड सी क्वेटन डाउन, लेकिन अगले क्षण पर उसको थोड़ा मिस्टर मलिक ने बताया कि इसके किराए के बारे में जो निर्धारण किया गया था इससे जो थोड़ी शांत हो गई है। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, जब कंस्ट्रक्शन का हाउस का निरीक्षण चल रहा था, सी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर नेबर्स एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी। तो उसके प्रति जो पड़ोसियों के प्रति उसने बहुत सारे कॉलोनी में दोस्त बना लिए थे। ये उसका थोड़ा सा घर के प्रति रुचि थी, आप इसमें ले सकते हो बड़े क्वेश्चन में। सी थॉट ऑफ वेरियस प्लान फॉर डूइंग ऑफ द हाउस, वो बहुत सारी योजनाएं बना रही थी। एवरीथिंग हैड टू बी गॉन, और सब कुछ उसको भुला देना पड़ा। ठीक है, तो आप इसमें ये प्रश्न हो सकता है एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगेटन। 7वां क्वेश्चन है एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगेटन व्हाट द वर्ड एवरीथिंग रियल रिफर्स टू, प्रत्येक चीज़ भुलानी पड़ी। प्रत्येक चीज़ शब्द यहाँ पर क्या अर्थ है, प्रत्येक चीज़ मतलब नेबर्स हो गए, उनके प्लान हो गए, सब कुछ हो गया, मतलब उसके पड़ोसी जो भी प्लान हो तो सब कुछ उसको भुलानी पड़ी। ये 7वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ जाएगा। ये 7वां क्वेश्चन आपका छोटा है लघुरात्मक। फिर आगे चलते हैं। फिर देन वह ट्रांसफर, फिर दिल्ली उनका ट्रांसफर, दिल्ली से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया। मिसेज मलिक थोड़ी खुश थी। सी वुड नो मोर सी हर हाउस, अब ज़्यादा क्योंकि वो घर को नहीं देख के वो बड़ी खुश हो रही थी। रिग्रेट नॉट बी एबल टू लिव इन एंड देन थिंकिंग ऑफ द सनस्टिल रेन फील कंसोल्ड, और उस बात का उसने पश्चाताप ही नहीं किया कि वो इसमें नहीं रह रही है, क्योंकि वो सोच रही थी कि इसको पर्याप्त किराया मिल रहा है और वो सांत्वना महसूस कर रही थी। ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म पोस्टिंग इन दिल्ली। अब उसका एक जगह से दूसरे ट्रांसफ़र होता रहा, उसको कई साल उसको गुजारने पड़े। अनदर पोस्टिंग इन दिल्ली, कई बार उसको कई सालों तक उसको ट्रांसफ़र गुजारने पड़े। अनदर पोस्टिंग इन दिल्ली, दिल्ली में कई जगह पर उसको जाना पड़ा। इन द मील बाई मिस्टर मलिक मदर इन लॉ पास वे, पास एंड गुजर जाना, इसी दौरान उनकी सांस गुजर जाती है मिसेस मलिक की। दे डॉटर एंड हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी की भी शादी हो जाती है।
इन द वे दे हैव लकी दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड फॉर द गवर्नमेंट। अब थोड़ा इसमें थोड़ा चेंजेस आता है। रूम में जो हाउस बिल्डिंग हुआ था उनको थोड़ा भाग्यशाली मिलता है कि उनका रेंट जो गवर्नमेंट उनको पे करेगी हाउस का। द प्राइवेट टेनेंट्स आर सच हेडेक, क्योंकि जो प्राइवेट किराएदार है वो थोड़ा सिरदर्द होते हैं, समय पर किराया भी नहीं देते। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, और उनकी जो कंप्लेंट है डिमांड है बहुत सारी होती रहती है। आपको पता है जैसे किराएदार में ये नहीं है, पानी नहीं है, सब ये तो ये थी। फिर चलते आगे। एंड देन दे आर मोर ऑफन नॉट इनरेगुलर इन द पेमेंट, और वो समय पर किराया भी नहीं देते थे, इरेगुलर थे। मिसेज मलिक हाउस है बीइंग रिक्वेजनाइड बाय द गवर्नमेंट, और मिसेज मलिक का जो घर है वो गवर्नमेंट द्वारा जब्त कर लिया गया। द रेंट वॉज क्रेडिट टू देयर बैंक अकाउंट वेरी मंथ रेगुलरली, और उनके अकाउंट में प्रत्येक मंथ में इनको अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता था। ओनली देयर सन रिमेन टू मैरिड नाउ, बस एक बेटा उनकी शादी रह गए थे। मिस्टर मलिक दोट देयर सन, ओनली देयर सन रिमेन टू मैरिड साउंड, मतलब इनके और भी बेटे होंगे पर एक सन, शायद दो ही है उनके, एक बेटी है और बेटा है। तो इनका डॉटर, अभी इनका सन की शादी नहीं हुई। तो मिस्टर मलिक ने सोचा कि दे वुड रादर टू बी डन विथ इट बिफोर ही रिटायर्ड। तो मिस्टर मलिक ने सोचा कि रिटायर्ड से पहले इसका एक कार्य संपादित किया जाए कि ये मकान मकान जो उनको मिल जाए। फिर अगले चलते हैं। द सन हैड बी मैरिड, उनके बेटे की शादी भी हो गई, मिसेस मलिक रिटायर्ड भी हो गए सर्विस में, लेकिन अभी तक उनका मकान रिलीज नहीं हुआ गवर्नमेंट के द्वारा। एंड मिस्टर मलिक लिव्ड विद सन एंड डॉटर इन लॉ इन रेंटेड हाउस, और मिस्टर मलिक अपने बेटे के पुत्र वधू के साथ रहने लग गए रेंट हाउस में। ठीक है, तो एक पर्सन आठवा था। व्हाट रीजन डज द मिस्टर मलिक हैव टू बी हैप्पी एंड कंसोल ऑन बीइंग ट्रांसफॉर्म दिल्ली आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द न्यू हाउस बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा उनके नए घर को अधिकृत कर लेने के बाद श्रीमती मलिक दिल्ली से स्थानांतरित होने पर किस बार कुछ संतुष्ट रही, क्योंकि वो खुश हुई कि वो घर को ज़्यादा देर तक नहीं दे सकती थी। आपने पिछली बार देखा तो वो इसलिए खुश होगी कि वो ज़्यादा देर तक नहीं दे सकती। यहाँ पर सी वुड नो मोर, यहाँ पर ये है आपको मिल जाएगा। देखिए ये सी वुड नो मोर सर, वो अपने घर को नहीं दे सकती, डिग्नरी नॉट बी एबल टू लिव इन इट। ये आपका 8वां प्रश्न है, या 8वां क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसको सबडिस्टिंक्ट रेंट भी मिल जाता और कुछ थी, उसको संतुष्टि मिल जाती। तो ये आपका 8वां प्रश्न का इसमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं उनको। ठीक है, मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ हाउस व्हेन इज वैकेंट, और मिस्टर मलिक अभी भी फाइट कर रहे थे गवर्नमेंट से अपना रूम लेने के लिए, अपना मकान लेने के लिए, अपना हाउस, जब तक उनका अंत समय तक नहीं आया। लेकिन इसी बीच वो भी गुजर गए। वी पास विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हाउस इवन फॉर डे, और एक दिन भी गुजारा किए वो निकल गए, एक दिन भी उस घर में नहीं रहे। नाउ विद इन 3 months ऑफ द हाउस वॉज डी रिकॉग्नाइज, और 3 महीने के अंदर उनका घर वापस अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया, मतलब वापस उनको दे दिया गया। 3 महीने बाद में, उनके गुजरने के 3 महीने बाद। मिस्टर मलिक डॉटर इन लॉ वॉज कीनर देन मिस्टर मलिक टू लिव टू नाउन, और मिस्टर मलिक बड़ी की जो डॉटर थी, पुत्र वधू थी, बड़ी उत्सुक थी बजाय मिस्टर मलिक से उस घर में ट्रांसफ़र होने के लिए, शिफ्ट होने के लिए। ठीक है, तो द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजीशन ऑफ द हाउस शी हैड बी पेंटेड इन पॉलिश एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड टू सप्लाई नंबर ऑफ पीस वेर ही डिड। अब सारा वापिस जैसे वो गई वहाँ पर मिसेज मलिक, तो वापिस वो यादें जो घर पर था पोजीशन, वो यादें वापस आने लग गई। किस प्रकार उसने पेंट किया था, पॉलिश किया था, शिफ्टिंग ये यहाँ पर द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजीशन ऑफ द हाउस, उस क्षण वापस उस घर पर कब्जा हो गया था। फिर उसने वापस को पेंट किया, पॉलिश किया उसके पुत्र ने, और सामान शिफ्ट करने लग गए। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई नंबर ऑफ पीस विच ही डिड, और उसने ऑर्डर दे दिया गया फर्नीचर डीलर को, जो बहुत सारे जो फर्नीचर है उनके लिए सप्लाई के लिए, विच ही डिड, जो उसने किया था। तो यहाँ तक हो गया है। हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई नंबर ऑफ पीसेस विच डिड, तो उन्होंने फर्नीचर ऑर्डर, जो फर्नीचर विक्रेता है तो उसको ऑर्डर दे दिया
फर्नीचर के लिए। अब वो दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग बट हैज़ दे वोक अप। अब वो मंडे को शिफ्ट होना चाहते थे मॉर्निंग को, इसलिए उन्होंने वो जल्दी उठे। दे फाउंड दैट इट वाज रेनिंग, लेकिन उन्होंने पाया कि क्या है कि सुबह भी बारिश तेज़ हो रही थी। द डाउनपोर वाज रादर हैवी, और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। दे वेटेड वे इंतज़ार करते रहे। देन इट वाज टाइम फॉर मिसेज मलिक सन गो टू द ऑफिस, और इसी समय मिस्टर मलिक के बेटे को ऑफिस जाना था। इट वाज डिसाइडेड दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग। उन्होंने सभी ने निश्चित किया कि वह इवनिंग को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न बनता है आपके, जैसा 12वां प्रश्न है, वाई कुड द मलिक नॉट शिफ्ट देयर न्यू हाउस ऑन द मंडे मॉर्निंग। मलिक परिवार सोमवार की सुबह नए घर में क्यों नहीं जा सके? आपको पता क्यों नहीं जा सके? क्योंकि डाउनपोर वाज रादर हैवी, और लगातार वर्षा हो रही थी। इसमें इट वाज रेनिंग, लगातार कंटिन्यूस वर्षा हो रही थी। तो 12% का क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। व्हेन डिड दे डू सो एंड वाई, उन्होंने कब किया और क्यों किया? कब किया? क्योंकि मिसेज मलिक के जो बेटे को ऑफिस जाना था और शाम तक हो गई थी, तो और लगातार बरसात हो रही थी। और वे कब गए देखते हैं आगे। दे इट कंटिन्यू टू थ्रू द डे, और लगातार बारिश होती रही। इट वॉज रेनिंग हैवीली एज इवन इन द इवनिंग आल्सो, शाम को भी बरसात होती रही, इसलिए भी नहीं जा सके। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, और वे क्यों गए? कब गए? मंडे को गए, क्योंकि ये शुभ दिन था। मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड, और मिसेज मलिक जितना जल्दी हो सके वो शिफ्ट होना चाहती थी। आउट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू द रेन हैवीली, और माँ का ख्याल करते हुए बेटे ने निश्चय किया कि बारिश के बावजूद भी हम वहाँ पर जाएंगे, शिफ्ट होंगे। दे सेंट फॉर ए टैक्सी इन एडिशन टू देयर ऑन कार, उन्होंने टैक्सी को बुलावा भेजा। मेड ए फॉर्मल मूव, औपचारिक रूप से। द रेस्ट ऑफ द मेड ए फॉर्मल रूम, उन्होंने एक औपचारिक रूप से दिया। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, और जो बाकी का सामान है, मतलब एक औपचारिक रूप से वह उसमें शिफ्ट होना चाहते थे उस घर में औपचारिक रूप से, और बाकी का सामान वह शिफ्ट होने के बाद में, इनका ये प्लान था, बाकी का सामान बाद में वो करना चाहते थे, एक औपचारिक रूप से वहाँ पर शिफ्ट होना चाहते थे। इट वॉज रेनिंग इंस्टेंटली, लगातार बारिश हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, और जो मिसेज मलिक वो पीछे की सीट पर बैठी हुई थी और अपनी यादों में खो गई। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपका पैराग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके बड़े भी बन सकता है, एक छोटा क्वेश्चन भी इसमें है। छोटा क्वेश्चन ये है कि आपके व्हाट मेमोरीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द हाउस, ये 40 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट मेमोरीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द हाउस केम क्राउडिंग टू मिस्टर मलिक माइंड वाइल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार। श्रीमती मलिक के दिमाग में मकान निर्माण अवधि की कौन सी यादें आई जिस प्रकार वो कार के पीछे सीट पर बैठी हुई थी। जो कार के पीछे बैठी थी उस समय बहुत सारी उनकी यादें आई, जो सारी पैराग्राफ में है, और इससे बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो क्या याद आई? व्हाट पेन सी हैड टेकन वाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। अब वो याद कर रही है जो पिछला, जब कार पर बैठी थी फिर वो यादों में खो गई, वो इस सारा पैराग्राफ याद मेमोरीज है, तो ये पास्ट में जाएगा, ध्यान रखना। व्हाट पेन सी हैड टेकन वाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, पेन से नहीं कष्ट, तो उसने जो कष्ट उठाए थे, जो कंस्ट्रक्शन का निर्माण हुए थे, तो उसके बारे में याद कर रही थी। क्या वो कितने दुखदायी थे, वो उस पर विचार करती है। द डेज वेन सी मिस हर मील्स, उन दिनों वो अपना खाना भी छोड़ देती थी कंस्ट्रक्शन के समय। द डे सी स्टूड इन द स्corching हीट, यानी स्corching गर्मी, तेज में, बहुत अधिक गर्मी। ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, जब एकदम गर्मियों के दिन में भी जब सूर्य की तेज़ गर्मी करती थी तभी वो सुपरवाइज करती थी पूरे जो वर्क को, कैसा प्रोग्रेस हो रहा है। द डे सी वॉज ट्रेंच इन रेन, वो कभी कभी बरसात में भीग भी जाती थी, लगातार भीगती रहती। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, और जो वास्तुशिल्पी ने उसका प्रिपेयर किया था, स्केच तैयार किया था। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, वह किस प्रकार उसको दिखेगी जो तैयार हो जाएगा, इस प्रकार को विचार करती थी। इट वॉज द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वंदा विथ हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, वह एक तरह के फिगर था लेडी का जो वंदा के किनारे मार्बल पिलर है, जो संगमरमर का पत्थर का बरामदा है, वहाँ पर वो खड़ी होती है। इस तरह का उसने स्केच तैयार किया था आर्किटेक्ट ने,
कि इस तरह की पेंटिंग बनाई थी, किस प्रकार वो दिखाई देगी लेडी तो फिगर में। तो इस प्रकार वो सोचा, उसने मिसेज मलिक ने सोचा। तो ये उसने कहा एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, एकदम सुंदर मनोहरी शानदार थी वो पेंटिंग जिस प्रकार उसने स्केच की थी। एम इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट संतुष्टि की एक मूर्ति थी वहाँ पर, एक संतुष्टि की मतलब आत्मसंतुष्टि की प्रतिमा थी, एकदम संतोष की प्रतिमा की उसको बोल सकते हैं। उससे उसकी फोटो मतलब एक लेडी की इमेज की थी। शायद मिसेज मलिक खुद इसमें समझ रही थी कि मैं ही वो। क्लेड इन ए मैरून साड़ी, और वो मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी। इस बार उसने सोचा, उसने ध्यान किया कि उस समय आर्किटेक्ट ने ये पेंट किया था, तो उसमें एक लेडीज़ को उसने खड़ा किया था और मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी। तो इस तरह की वो यादों में खो गई। मिसेज मलिक फेल्ट दैट आर्किटेक्ट हैड पेंटेड इट, मिसेज मलिक ने महसूस किया था कि आर्किटेक्ट ने उसको पेंट किया, मतलब वो अपना आपको महसूस कर रही थी वहाँ पर। बट सी नेवर वोर मैरून कलर साड़ी, लेकिन मिसेज मलिक की वास्तविकता है कि उसने कभी मैरून कलर की यानी बादामी कलर की साड़ी कभी नहीं पहनी। द फिगर इन स्केच वाज हावेर वाज एज टॉल एज मिस्टर मलिक, जो लेकिन फिगर का जो स्केच था वो उतना ही था जैसे मिस्टर मलिक की साइज उतनी थी, लंबाई भी उतनी थी। उस जो मूर्ति जो उसने स्केच में उसने बनाई थी। रिक्लाइंग अगेंस्ट द पिलर से स्टूड द वे मिस्टर मलिक यूज टू स्टैंड, और उस दीवार पर सहारा लेते हुए वह खड़ी थी वहाँ पर, जैसे मिसेज मलिक ने उसको यूज टू स्टैंड जैसे प्राय खड़ी रहती है मिसेज मलिक, उसी प्रकार उस इमेज को भी, लेडीज़ की इमेज को भी मार्बल के पास खड़ा किया हुआ था। मिसेज मलिक saw the figure in the sketch would go and stand before the dressing table many times. मिसेज मलिक उस फिगर को देखती थी स्केच में और उसके पास जाती थी एंड स्टैंड द बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मेनी टाइम्स, और बार बार उसको ड्रेसिंग टेबल पर उसको देखा करती थी। सी थॉट सी मस्ट शो देयर स्केच टू डॉटर इन लॉ, वो सोचती थी कि अपनी वो पुत्रवधू को अवश्य इस फोटो के बारे में बताएगी। बार बार मतलब इतना इमेज कर रही थी सब, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार की थी, तो ये प्रश्न है 11वां प्रश्न है, आपको इसका आंसर अब मिलेगा। इन व्हाट मैनर वाज मिसेज मलिक डॉटर इन लॉ सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच, श्रीमती मलिक की बहू आकृति के अनुरूप किस प्रकार की थी, जो श्रीमती मलिक की बहू आकृति के अनुरूप किस प्रकार की थी। तो द फिगर इन द स्केच वियरिंग ए मैरून कलर साड़ी, तो उसमें जो फिगर था वो मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी जैसे उसकी बेटी ने पहन रखा था। सी लाइट मैरून कलर, वो मैरून कलर की साड़ी पहन पसंद करती है, तो उसकी बेटी को उसने महसूस किया, जो आगे अब इसमें पैराग्राफ पढ़ेंगे। फिर हम जाते हैं, हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड, अपनी जो पुत्रवधू थी वो आगे की सीट पर हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर्स, सी स्टार्टेड रिपेंडिंग हर लिप्स, और जैसा पिछली गाड़ियों को शीशा देखने के लिए आगे जो शीशा लगाया जाता है उसमें वह देख के अपना जो लिप्स थे उसको होठों को पेंट कर रही थी। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, तो मिसेस मलिक अपने आप से बात करती है, सोचती है कि कहीं पर वो नए घर पर जा रही है तो उसमें पेंट करने की क्या आवश्यकता है। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, हमें तो बस खाना है और सोना है। स्टैंड आर द वे ऑफ मॉडर्न गर्ल, आज की आधुनिक लड़कियों के बड़े अजीब नखरे हैं, ठीक है। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और किस प्रकार वो बात करती है। सी वॉज जैबरिंग इन इंसेंसिटी, और लगातार बकबक करती रहती है। वाई मस्ट सी टॉक विद हर हस्बैंड इंग्लिश, और वह इंग्लिश में क्यों बातें कर रही है अपने हस्बैंड से। तो ये मिसेज मलिक का 13% है इसमें, ठीक है, इसमें 13% है। व्हाट डिड मिस्टर मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ, या वाई वाज मिस्टर मलिक फ्यूरियस, ये भी आ सकता है कि श्रीमती मलिक अपनी बहू की कौन सी बातें पसंद नहीं करती थी। तो आपको बहुत सारे इसमें लिखते, तो अपनी होठों को रील पेंट करती थी, ठीक है, और वो बकबक करती रहती, जैबरिंग इन इंग्लिश, ठीक है, इस प्रकार, और इस तरह के नखरे, तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो पसंद नहीं करती थी पुत्रवधू की, इसलिए वो क्रोधित थी, ठीक है। तो ये भी आपके प्रश्न है, 14 क्वेश्चन मैंने बता दिया था, और ये 12वां क्वेश्चन मैंने बता दिया था, ठीक है।
और 11 क्वेश्चन देखो मैंने बता दिया था कि श्रीमती मलिक की बहु आकृति का नूर किस प्रकार थी। जैसे मैरून कलर पर साड़ी पहन रखी थी, उसने भी मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। अब आगे आएगा, मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश। मिसेस मलिक ने कभी इंग्लिश नहीं सीखी। सी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वह इसी में फेल हो गई। बाकी सी हैड अकम्प्लिश एवरीथिंग हेल्स इन लाइफ, लेकिन बाकी ज़िंदगी में सब कुछ उसने किया। सी लर्न बॉल डांसिंग, उसने बॉल डांस भी सीख लिया था, जो बॉल के साथ डांस किया जाता है, बॉलरूम डांस। फिर है सडनली इट अकर टू मिस्टर मलिक दैट दे मे बी फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वाज दैट द डॉटर इन लॉ। ये आपके क्वेश्चन आ गया है इसमें, ये इसमें मिल जाएगा आपको 12वां क्वेश्चन, सॉरी 11 क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। अचानक के मिस्टर मलिक को घटित होता है कि जो फिगर में आर्किटेक्ट ने पेंट किया था वो उसकी डॉटर एकदम हूबहू डॉटर पुत्रवधू की तरह दिख रही थी। हाउ कुड बी, वो कैसा हो सकती है। सी वॉज नो वेयर ऑन द सीन वेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, जब हाउस का जो प्लान प्रिपेयर किया गया था उस समय तो थी नहीं। बट देन सी वॉज वेयरिंग ए मैरून कलर साड़ी देयर द फिगर इन द स्केच, लेकिन उस पर अब किंतु तब उस समय उन्हें तो, लेकिन वह सी वॉज वेयरिंग मैरून कलर साड़ी देयर द फिगर इन स्केच, वह उस समय उस इमेज में मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी जैसा चित्र में है, उसी समय क्यों पहन रखी थी। यस इट वाज मैरून कलर, और वो मैरून ही कलर ही था। जो अभी टैक्सी में जा रही थी तो मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी और इमेज में भी ऐसा ही था, तो ये एकदम सिमिलर खा गया। तो इसमें मलिक थोड़ा सोचने लग गई क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, तो आपकी 11% इसमें मिल गया है। श्रीमती मलिक की भाव आकृति का रूप किस प्रकार थी, क्योंकि उनकी पुत्रवधू भी मैरून कलर पसंद करती थी और चित्र में भी ऐसा ही था फिगर में, तो आपका 11 क्वेश्चन इसमें मिल गया। मिसेज मलिक नेवर लाइक मैरून कलर, मिसेज मलिक तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इट वॉज टू लाउड फॉर अ टेस्ट, और उसकी रुचि के अनुसार बहुत ही भड़कीला था, लाउड यानी भड़कीला। इट वॉज गर्ल्स लाइक अ डॉटर इन लॉ हू वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर्स, इस प्रकार की लड़के पुत्रवधु ही इस प्रकार के मैरून कलर पसंद करती है, शौकीन होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सी कैन वियर मैरून श्योरली, हाँ वो मैरून कलर निश्चित रूप से पहन सकती है। सेड मिस्टर मलिक टू हरसेल्फ, मिस्टर मलिक ने अपने आप से बातें करते हुए सोचा कि उसकी पुत्रवधु श्योर अपने आप पहन सकती है। आई विश शी कुड आल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, आई विश मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी ऐसा वर्क करूँ जैसा मैंने किया था, वर्क एज ए हार्ड एज में जैसा मैंने किया था, ऐसा मिस्टर मलिक ने भी अपने आप से कहती है। लेकिन उनकी इच्छा थी कि जो उनकी पुत्रवधु सी कुड आल्सो वर्क हार्ड एज आई डिड, तो उनकी भी इच्छा थी कि उसकी पुत्रवधु भी वैसा श्रम करे जैसे मैंने उस मकान बनाते समय किया था। हाँ वो पहन सकती है, तो मिसेस मलिक ने कहा कि वो पहन सकती है, अवश्य मैरून कलर पहनती है, लेकिन उसने उसको इतना, मेरी भी इच्छा है कि वो इतनी मेहनत करे जितनी मैंने की थी, ये कर रही है। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आइज, मैंने प्रत्येक जो मकान की ईंट टीम मेरे सामने रखी गई थी। इन सन एंड रेन, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो। आई स्टूड ऑन द साइड सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट नाइट, मैं प्रत्येक दिन खड़ी रहती थी और सुपरवाइज करती थी, चाहे सुबह से लेकर शाम तक, नाइट तक, सुबह से लेकर नाइट तक। मैनी टाइम आई हेल्प द मेंशन विद द मोटर ब्रिक्स, कई बार तो मैंने जो मैं कारीगर था उसको जो मसाला होता है, मोटर गारा होता है, ईंटें, उसको देने में भी मदद की। मेनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप, और कई बार मैंने रबर के पाइप भी खींचे। एंड स्प्रे वाटर ऑन द प्लास्टर वॉल, और प्लास्टर वॉल पर भी स्प्रे किया था, पानी का छिड़काव किया था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देन दे रीच द हाउस, हिज सन वर ड्रो द कार स्ट्रेट टू द पोर्च एंड हैड डॉटर इन लॉ जम्प्ड। अब ये जो मेमोरी जो वो चली गई, अब हम यहाँ पर आते हैं वर्तमान प्रेजेंट टाइम में। वो सोच रही थी, देन दे रीच द हाउस, हिज सन ड्रोड द कार स्ट्रेट द पोर्च, अब जैसे वो घर पहुँचते हैं उसका बेटा तुरंत कार से निकलता है और तुरंत द्वार मंडप पर जाता है। एंड हर डॉटर इन लॉ जम्प्ड आउट ऑफ इट एंड देयर वाज स्टूड रिक्लाइंग अगेंस्ट द मार्बल पिल ऑन द वर्दा, और उसकी पुत्रवधु भी तुरंत कार से निकलती है और तुरंत वहाँ पर खड़ी हो जाती है मार्बल पिलर के सहारे लेते हुए वरंदा के पास में, जैसा इमेज के बारे में आर्किटेक्ट ने किया था वैसे ही वो खड़ी हो गई। एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट आई हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, एग्जैक्टली उसी तरह से जिसका आर्किटेक्ट ने पेंट किया था। मिसेस मलिक फेल्ट रेंच इन हर हार्ट, मिस्टर मलिक को बहुत ही बड़ा दुख हुआ, रेंच दुखी हो जाती है बड़े दुख से।
जैसे क्यों दुखी हो जाती है? क्योंकि उनके जो जैसा सोचती है वो खुद नहीं करके उनके पुत्रवधु वैसा कर रही है, तो बड़ी दुखी हो जाती है। ठीक है। मे बी द आर्किटेक्ट मॉक डेट, शायद हो सकता है आर्किटेक्ट ने उनका मजाक उड़ाया हो। सिटिंग ऑन द वर्दा क्लोज टू द पिलर ट्राइंग टू कवर एलोब्रेट हेड विद द मैरून कलर साड़ी, वो वर्दा पर खड़ी हो सारा लेके खड़ी हो गई और क्लोज एकदम खंबे के सारे, और अपने जो केस है, हेड में नहीं केस विन्यास, एलोब्रेट यानी अलंकृत करना, अपने केश विन्यास को अलंकृत कर रही थी विथ मैरून कलर साड़ी, और उसको ढक रही थी मैरून कलर की साड़ी से अपने केश विन्यासों को। हर डॉटर इन लॉ वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द सर्वेंट्स अबाउट द लगेज इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, और उसकी डॉटर ला कार सर्वेंट्स को ऑर्डर कर रही थी सामान के लिए टैक्सी से, वही अपनी जो फॉलोइंग द कार, जो पीछे कार आ रही थी उसको लाने के लिए ऑर्डर दे रही थी सर्वेंट्स को। फिर चलते हैं। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, और सामान लाया गया टैक्सी से। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग पेन, और टैक्सी ड्राइवर चला गया पैसे देने के बाद। मिसेज मैलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ द कार, अभी भी मिसेज मैलिक कार पीछे बैठी हुई थी। सी हैड ए स्ट्रेंज सिंगिंग सेंसनर, और अभी भी जो सेंसन है मतलब अनुभूति में डूबी हुई थी, अजीब अनुभूति में वो डूबी हुई थी अभी भी। सी देन हर डॉटर इन लॉ एंटर द हाउस, उसके बेटे और पुत्रवधु ने घर में प्रवेश किया। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन, एक के बाद एक लाइट जलाई। दे रूम वाज लीट अप, और पूरा रूम प्रकाशित हो गया। मिस्टर मलिक लुक्ड एट ऑन वाइड आइड, मिसेज मलिक ने आंखें खोलकर देखा। स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ अ कार, उसने आंखें खोल के देखा, अभी भी वो कार के पीछे ही बैठी हुई थी। इन द एक्साइटमेंट नो बॉडी सीम टू हैव रिमेंबर टू ओपन द डोर ऑफ द वे इट वॉज डन, और किसी मतलब उस एक्साइटमेंट उस समय किसी ने भी उनको याद नहीं किया दरवाज़ा खोलने के लिए, जैसा कि हमेशा की तरह करते रहते हैं। आज उनके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। देखो देखो ये आपके इसमें लिख सकते हो आप इसके बारे में कि जब भी कैरेक्टरिस्टिक लिखना हो किसका, उसका, जैसे इसका मिसेज मलिक का, तो ये आप लाइनें लिख सकते हैं लास्ट में, जैसे उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो रहा है जैसे इस प्रोग्राम में आपको पता लग रहा है। ठीक है, उनके साथ में कोई व्यवहार नहीं करा, सब एक्साइटमेंट चले गए, तो ये इसमें करेक्टर में आप लिख सकते हो। या इसके मेन थीम के बारे में भी लिख सकते हो कि हमें क्या सजेस्ट करता है 10/8 सजेस्टिव, तो ये क्या सुझाव देता है, तो ये भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। फिर सडनली हर सर थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक माँ को बेटे को माँ के बारे में याद आती है। ही रेन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, तुरंत द्वार मंडप जाता है और दरवाज़ा खोलता है कार का। ठीक है। इन द इवनिंग ऑलवेज मेक मी टू गो स्लीप, और जैसे ही शाम को ड्राइवर ड्राइव मतलब मिसेस मलिक बोलती है कि जब शाम को ड्राइव करती है मतलब कार में जाती है तो हमेशा वो नींद से आनी होने लग जाती है। द मदर स्पोक इन विस्पर, और पुष्पराट में अपने बेटों को बोलती है। हर डॉटर इला एड आल्सो कम आउट, अब उसका जो पुत्रवधु वो भी बाहर जाती है। एवरीवन वाज लाफिंग, सब हंस रहे थे। मिसेस मलिक डॉटर ने, देखो ये करेक्टर में आ गया, एवरीवन वाज लाफिंग, सब हंस रहे थे, बल्कि मिसेस मलिक दुखी थी। वही जो सिचुएशन पहले वाली थी वही बन रही है। मिसेस मलिक डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वर्दा अगेन, तो मिसेस मलिक जो पुत्रवधु दरवाजे के पास जो पिलर के पास खड़ी थी वैसे ही जो चित्र में है। सी वॉज ट्राइंग टू कवर हेड विथ मैरून कलर साड़ी, और मैरून कलर साड़ी से अपने केश विन्यास को ढकने का प्रयास कर रही थी। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई एम नो एप्टाइट, सी मिसेज मलिक, एप्टाइट भूख। मिसेज मलिक ने कहा कि मैं खाना नहीं खाने जा रही, अब मेरे को कोई भूख नहीं है। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना चाहती हूँ। द सर्वेंट हैड लेट डिनर ऑन द टेबल, जैसे सर्वेंट ने उस पर टेबल पर डिनर कर रखा तो उन्होंने मना कर दिया। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, सेट द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग रूम। देखो ये आपके करेक्टर्स की सबसे ये पॉइंट आप इसमें ये अगर लिखते हो तो आपके बहुत ही इंप्रेसिव प्रभावशाली होगी। आपके जो करेक्टर स्केच है या इसका मेन थीम है, अगर ये लाइन आप लिखते हो तो बहुत ही। लास्ट में उसकी पुत्रवधु ने सारा रूम की तरफ, कौन से रूम की तरफ, 10/8 में इशारा करते हुए कहा कि तुम्हें इस रूम में तुम बेटर मतलब आराम करो, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो 10/8 एज सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू ईट होल्डिंग हर हेड, और उसके बेटे ने भी उसको मिसेज मलिक को उसी मार्ग पर उसको निर्देशित किया।
उसका हाथ पकड़ते हुए। शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, वो बड़ी उनीदा महसूस कर रही थी, मतलब वो बहू थोड़ा सा नींद में थी। मिसेस मलिक सुक हर हैंड अगेन, मिसेस मलिक ने वापस अपना सिर हिलाया। बट वाज रॉन्ग विथ इट, अरे उसके साथ गलत क्या था। हर हस्बैंड डेड ऑलरेडी गॉन, उसका पति जा चुका है। सी वुड फॉलो मी, उसे भी जाना चाहिए, मतलब वो भी मरेगी। वन डे सी मस्ट डू इट, उसको भी ऐसा ही एक दिन इस दुनिया से विदा हो जाना है। आई थॉट इट कुड बी माई मदर लव रूम, मैंने सोचा था कि मेरी माँ का, ये देखो ये उस मेन थीम का, ये आपको बड़ा क्वेश्चन है तो आपको एक 2-3 लाइन में जो बताई वो लिखना पड़ेगी। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉ रूम, तो मैंने सोचा था कि मेरी सांस का रूम हो सकता है। आफ्टर इट माइट बी कन्वर्टेड इन रूम, और मैं इसको स्टोर रूम में बदलना चाहती थी। दीज वर्ड्स रिकॉर्ड इन मिस्टर मलिक ईयर्स, ये शब्द उसके बार बार कान में गूंजते रहे जो उसने पहले बोले थे अपनी व्यवस्था में अपने सांस के प्रति। एंड देन सी हर्ड अ डॉटर इला कमेंट, उसने अपनी डॉटर इला के कमेंट के बारे में सुना। द हाउस अदरवाइज वेरी वेल प्लान, कि ये घर जो एकदम वेल प्लान सुनियोजित है। इट लेक्स ओनली स्टोर रूम, इसमें एक स्टोर रूम की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव बिग एनफ स्टोर, और मुझे एक बड़ा स्टोर रूम चाहिए। ठीक है, शायद एक बड़ा रूम मैं पसंद करूँगी। द मिस्टर मलिक heard it and she felt as if she was sinking deep and deep into bottomless, जैसे ये शब्द सुने उसने महसूस किया कि वह एक गहरे अथातल कुएं में जा रही है, डूब रही है। मतलब वही शब्द उसको लग रहे थे कि ये स्टोर रूम में बदल लेगा, जो वहाँ पर जा रही है बाद में, उसके जाने के बाद में स्टोर रूम में बदल जाएगा। तो ये सब उसके कानों में गूंजते रहे। तो इस प्रकार इसमें सबसे मेन करेक्टर स्केच है मिसेज मलिक। मिसेज मलिक के बारे में आपको करेक्टर स्केच में आपको लिखना पड़ेगा। मिसेज मलिक करेक्टर जैसे आप लिखे तो एक पैशनेबल थी, वो एजुकेटेड थी, हार्ड वर्किंग वूमेन थी, लेकिन थोड़ा सा हार्टलेस थी, मतलब निर्दयी थी अपनी मदर की। सी इज हार्टलेस टू हर मदर इन लॉ। और उसने सजेस्ट भी किया था 10/8 अपनी मदर लॉ के बारे में व्यंग्यात्मक तरीके से अपने पति को सजेस्ट आर्किटेक्ट को भी किया था। तो इस प्रकार करेक्टर स्केच के बारे में उसको लिखना पड़ेगा। और वो अपनी डॉटर इन लॉ को पसंद नहीं करती थी, जैसे उसका मॉडर्न आज की गर्ल्स है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। मैरून कलर को सब पसंद नहीं करती थी। तो ये आपको लिखना पड़ेगा करेक्टर स्केच में अगर पूछे तो। और फिर इसके मेन थीम में भी आपको पूरी स्टोरी के बारे में कुछ वो मेन पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे जो मेन थीम आपको बतानी है। और जो मैंने शुरू में यहाँ पर जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जैसे ये मेन है आपके, ये मुख्य रूप से ये आपके ये जो है ये मेन है, ये सबसे मेन थीम है। जो मेन थीम आपको लिखनी पड़ेगी चाहे कैसे भी हो। जनरेशन गैप है वर्तमान में, और ये सबसे सोशल थ्रेट है। किस प्रकार है वर्तमान में स्टोरी है, कंप्लेंसी संतुष्टि और सत्य के भाव पर ज़्यादा जोर डालती है। किस प्रकार जो प्रॉपर इंडस्ट्रिंग में कमी आ रही है, म्यूचुअल लव और केयर में कमी आ रही है, इस खाई को बांट रही है। ठीक है, तो ये आपको ये सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट बड़े क्वेश्चन में अगर मेन थीम अगर आपको लिखनी है तो मुख्य विषय वस्तुओं में आपको लिखनी है। मैं तो चाहता हूँ कि हर बड़े क्वेश्चन में आप ये रख लें, उसको थोड़ा इजी वे से अपनी भाषा में इसको लिख लें। ठीक है, धन्यवाद।